अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैथोड का, हम पार्ट 2 में चल रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप वो जाके देखें, जिसमें हमने पढ़ा था कैथोड का कंस्ट्रक्शन। आज हम पढ़ेंगे कैथोड वर्किंग कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, इसमें हमारे पास करंट कैसे फ़्लो होता है, ये हमारे पास ट्यूब करंट को फिर किस तरह कंट्रोल करता है। ठीक है, आज तो कैथोड जो था ना, कैथोड हमारे पास इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन सी फिलामेंट कॉइल टाइप था, और ये हमारे पास बना हुआ है विद टंगस्टन। ठीक है, इसमें जो है ना हमारे पास जो करंट मूव करता है वो आता है फ्रॉम द फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर, और इसको हम फिलामेंट करंट कहते हैं। ठीक है, फिलामेंट करंट कहते हैं। ये करंट हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स होता है। मोस्टली हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था कि ये 4 to 6 एम्पेयर्स होता है मैक्सिमम। ठीक है, इतने रेंज में होता है। अब क्या होता है, जब हम इसे करंट ये वाला प्रोवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास हीट अप हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता है। इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, अब थर्मियोनिक इमिशन जब हमारे पास हो जाता है तो हमारे पास इसका स्ट्राइकिंग होना है टू द एनोड, ऑन द एनोड। एनोड पे इसकी स्ट्राइकिंग होगी, और एनोड से फिर हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सरेज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमारे पास कैथोड किस तरह जनरेट होता है या किस तरह वर्किंग करता है। अब जो यहाँ पे हमारे पास करंट है ना, ये हमारे पास फिलामेंट करंट है। ये फिलामेंट करंट हम देते हैं टू द फिलामेंट फॉर हीटिंग अप। ठीक है, और इसको जो है ना हम एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। लेकिन एक और करंट हमारे पास होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूब करंट। ट्यूब करंट हमारे पास क्या होता है, ये डिटरमाइन कर रहा है एक्सरे बीम को, जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है ना, इसको डिटरमाइन कर रहा है एक्सरे बीम इंटेंसिटी को। अच्छा, इंटेंसिटी को हमारे पास क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और ये जो है ना असल में रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास यहाँ पे इमिट हुए हैं, और जिन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे नोड पे जो है ना स्ट्राइक करना है और एक्सरेज की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो फिलामेंट करंट और ट्यूब करंट ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ट्यूब करंट इसको हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं इन मिली एम्पेयर। मोस्टली इसका रेंज होता है 10 to 1000 मिली एम्पेयर पे। सही है, अब आपके बुक में एक पॉइंट लिखा गया है कि जो फिलामेंट करंट है और ट्यूब करंट है, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है ऑन द वोल्टेज, डिपेंड ऑन ट्यूब वोल्टेज। अब किस तरह ट्यूब वोल्टेज पे, मतलब जो केवीपी है ना हमारी, इस पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास केवीपी जो है ये कांस्टेंट है, हम चेंज नहीं कर रहे, तो ट्यूब करंट जो है और फिलामेंट करंट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एमए कर ले, जो हमारे पास ट्यूब करंट है, और यहाँ पे हम कर दें एम्पेयर, जो हमारे पास फिलामेंट करंट है, तो हम इसका ग्राफ बनेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जितना हम एमएस बढ़ाते हैं ना, जितना हम ट्यूब करंट बढ़ाते हैं, जितना हम फिलामेंट करंट बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उतनी नंबर्स और उतनी वैल्यू पे ही एमए हमारे पास बढ़ेगा, जो ट्यूब करंट है। लेकिन जब हम, दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम केवीपी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्यू इंक्रीज करते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज की वजह से फिर हमारे पास ग्राफ बिटवीन ट्यूब करंट और फिलामेंट करंट हमारे पास थोड़ा सा कर्व बनता है। किस तरह कि जितने हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इन द ट्यूब फिलामेंट करंट हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास ट्यूब करंट में हमारे पास इंक्रीज जो है वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा चेंजेस आएगी इन द ट्यूब करंट। ठीक है, तो ये तो था केवीपी के हवाले से कि जो है हमारे पास केवीपी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो जो फिलामेंट करंट है वो जब हम थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो ट्यूब करंट हमारे पास उसके हिसाब से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे इन केस ऑफ जब हम केवीपी इंक्रीज़ करते हैं 50 से 100 केवीपी पे जाते हैं, या 100 से अगर हम 150 या 170 केवीपी पे जाते हैं, फिर हमारे पास ये वाला कंडीशन क्रिएट होता है।
अब आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट लिखा गया है जिसको समझने की ज़रूरत है, वो है हमारे पास कि फिलामेंट करंट, एक सेंटेंस है कि फिलामेंट करंट कंट्रोल ट्यूब करंट। अब किस तरह फिलामेंट करंट हमारे पास ट्यूब करंट को कंट्रोल करेगा। अब होता है ऐसे है ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है फिलामेंट, इसको हम एम्पेयर्स तो दे रहे हैं लेकिन केवीपी हम कम दे रहे हैं, फ्यू केवीपीज दे रहे हैं, या मोस्टली हम केवीपी बिलो 40 केवीपी अगर हम देना तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव ही नहीं हो रहे क्योंकि हमने केवीपी कम दी है ना। केवीपी हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ना, केवीपी जब हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाते हैं फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। लेकिन होता ये है कि एम्पेयर्स तो हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की इमिशन तो हो रही है लेकिन हमारे पास केवीपी कम है ताकि वो स्पीड अप हो जाए टू द एनोड। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है सराउंडेड टू द फिलामेंट। इसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। इस क्लाउडिंग को हम कहते हैं क्या, स्पेस चार्ज इफेक्ट। अब स्पेस चार्ज इफेक्ट की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है स्पेस चार्ज लिमिटेशन। स्पेस चार्ज लिमिटेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कोई करंट या ट्यूब करंट नहीं है, एम्पेयर्स तो हम दे रहे हैं, फिलामेंट करंट तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारे पास जो ट्यूब करंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट है। किस तरह वोल्टेज डिपेंडेंट है कि हमारे पास जो केवीपी है ना हमने कम दी हुई है, ठीक है। तो ट्यूब करंट हमारे पास जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे टू द एनोड। जब एनोड से हिट नहीं होंगे तो एक्सरेज की प्रोडक्शन नहीं होंगी, मतलब कि ट्यूब करंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है इन दिस केस। अब क्या करते हैं हम करते ये हैं कि हम केवीपी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मतलब 40 केवीपी से अबव कर देते हैं, 50 केवीपी, 60 केवीपी या अप टू 100 केवीपी। तो होता यह है कि जितनी भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है इनको हमारे पास स्पीड मिल जाता है, केवीपी मिल जाती है और ये एकदम से सडनली स्ट्राइक कर देते हैं यहाँ पे एनोड पे। तो एनोड पे स्ट्राइक होने की वजह से ये हमारे पास मैक्सिमम ट्यूब करंट पैदा कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एकदम से जाके एनोड पे हमारे पास स्ट्राइक होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम ट्यूब करंट प्रोड्यूस होगा। ये मैक्सिमम ट्यूब करंट जब प्रोड्यूस हो जाता है तो करंट जो ट्यूब कंडीशन है ना, एक्सरे ट्यूब की कंडीशन, ये हमारे पास एक कंडीशन को चली जाती है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट पे हमारे पास करंट क्या हो जाता है, ट्यूब करंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। ट्यूब जो सैचुरेशन करंट है ना ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं इमिशन लिमिटेड रीजन, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इनमें ये है कि हमारे पास जब बिलो 40 केवीपी होगी तो हमारे पास ट्यूब जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्पेस चार्ज लिमिटेशन। लेकिन जब अबव 40 केवीपी होगी तो हमारे पास ट्यूब प्रोड्यूस करेगा सैचुरेशन करंट। मतलब केवीपी की इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, ट्यूब करंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ट्यूब करंट है और फिलामेंट करंट है ये जो है कंट्रोल होता है फ्रॉम द केवीपी। हाँ, ये बात भी आप ज़रूर याद रखें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा जो है आपके आरएसटी के पेपर में ये एमसीक्यू आता है कि जो स्पेस चार्ज लिमिटेशन है वो कब होगी, स्पेस चार्ज लिमिटेशन। स्पेस चार्ज लिमिटेशन होगी बिलो 40 केवीपी पे। एक बात ये याद रखें, बिलो 40 केवीपी मतलब कि केवीपी हमारे पास क्या होगा, कम होगा, और अबव 1000 एमएस हो सकती है या 1000 एमए के नज़दीक हो सकती है। मतलब एमएस जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे तो केवीपी लो और एमए हाई होने की वजह से स्पेस चार्ज लिमिटेशन आ जाती है। स्पेस चार्ज लिमिटेशन की वजह से एक्सरे बीम जो है ना ये हमारे पास स्टॉप हो जाता है। तो ये था आपके बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
अगर आप अपनी बुक के ग्राफ में देखें ना, ये वाला ग्राफ, तो इसमें जो स्पेस चार्ज लिमिटेशन है ना, अगर आप इसको नोट करें तो ये आया है 1000 mA पे और 40 kVp से बिलो हुआ है। और आगे जाके जब हम kVp इंक्रीज़ करते हैं ना, जितना हम kVp इंक्रीज़ करते हैं उतना हमारे पास फिर स्पेस चार्ज लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है और सेचुरेशन करंट हमारे पास जो है वो आ जाता है, सेचुरेशन पॉइंट हमारे पास अचीव हो जाता है। तो इस ग्राफ का जो है यही मतलब है कि हमारे पास जो ट्यूब करंट है ना, वो हमारे पास डिपेंडेंट है ऑन द ट्यूब वोल्टेज ऑन द केवीपी, या जो ट्यूब करंट है वो एडजस्ट होता है बाय कंट्रोलिंग द फिलामेंट करंट। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेस चार्ज लिमिटेशन या जितनी भी सैचुरेशन पॉइंट है ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा आपके आरएसटी के पेपर में ये चीज़ें आती हैं, तो इसको ज़रूर याद रखें। और जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे दोबारा वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी रिलेटेड टू द एनोड। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।